बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी की जानिब से मैं जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर। दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर हम फायर सेफ्टी क्यों करते हैं, उसके लिए हमें क्या रेफरेंसेस होते हैं और क्या कंपल्शंस होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से हमें सेफ्टी करना पड़ती है। सबसे पहली बात, इंसानी फितरत को सामने रखते हुए सेफ्टी ऑफ लाइफ, जिंदगियों की हिफाजत के लिए, जिंदगियों के बचाव के लिए हमें फायर सेफ्टी करना पड़ती है। फिर प्रॉपर्टीज, एसेट्स, प्लांट्स, मशीनरी की हिफाजत के लिए, और उसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को बचाना होता है। एक डेटरेंस क्रिएट ना हो जाए, एक खौफ की फिजा ना पैदा हो जाए, एक दहशत का माहौल ना पैदा हो जाए। Like, comment, and subscribe. और इनके साथ साथ एक खास चीज जो हमारे गुडविल जाएगी, जो हमारा एक साख जाएगी, जो हमारा बिजनेस जाएगा, टाइमली हम डिलीवरीज नहीं दे सकेंगे, हमें नए ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, इन सब के लिए फिर हमें फायर सेफ्टी करना पड़ती है। आज की इस महज़ब दुनिया में क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर फायर सेफ नहीं होंगे तो हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ चुकी है। बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसमें इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस सिलसिले में हमें ये चीज़ देखना है कि फायर सेफ्टी हमें क्यों करना पड़ रही होती है। ये बात हमने तय की कि इंसानों के लिए, लेकिन किन इंसानों के लिए? ज़मीन पे मौजूद तमाम इंसानों के लिए मुझे फायर सेफ्टी करना है? नहीं। मुझे उन लोगों के लिए फायर सेफ्टी करना है जो मेरे वर्क प्लेस के ऊपर आते हैं, जो मेरे साथ एंगेज होते हैं, जिनका मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये ज़िम्मेदारी हमें कौन दे रहा है, इसकी अभी हम बात कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम इन्हीं इंसानों की अगर कैटेगरीज़ की जाएँ, तो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, स्पेशल भी हैं, चाइल्ड भी हैं। ये तमाम तरह के लोग, मर्द, औरत, बच्चे, बड़ी उम्र के, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में तो बच्चों का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अस्पतालों में भी मरीज़ हो सकते हैं, वहाँ भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर ये सेफ होगी तो हमें 4 पैसे मिलेंगे, हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाइफ़स्टाइल पे तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं इकोनॉमी के ऊपर, बहुत हद तक। और उसको बचाना किसने? हम सब ने मिलकर, एम्प्लॉइज़ ने, वर्कर्स ने, एम्प्लॉयर्स ने और गवर्नमेंट ने, ऑक्यूपेंट्स ने, तमाम ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के। एक महज़ब इंसानी माशरे के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसके अंदर बरी-ज़िम्मा हैं। तो ये ज़िम्मेदारियाँ तो हमने बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात ले ली। और अगर हम बात करें दीगर मखलूक़ात की, तो उनसे भी जहाँ हमें फ़वाइद हासिल हो रहे होते हैं, हमें उनकी भी लाइफ़ सेफ्टी करनी है। अगर 10 भैंसें मर जाएँगी, 10 गाय मर जाएँगी, तो नुकसान तो होगा ना हमारा। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है और ज़िंदा इंसानों को भी हमने प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए हमें ये फायर सेफ्टी जो है, इसकी करनी है। अब हम जब हम अपनी वर्क प्लेस के ऊपर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देखते हैं, तो वहाँ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉइज़ होते हैं। टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, शॉप फ्लोर वर्कर, और वो अपनी एक डेडिकेटेड काम लेकर चल रहे होते हैं। वो अपने मखसूस कामों में होते हैं, वो फायर फाइटर इनरोल्ड नहीं होते। जब वो एज़ अ फायर फाइटर इनरोल्ड नहीं होते, तो हू विल डू दैट? इस चीज़ को भी हमने एस्टेब्लिश करना है कि कौन करेगा फिर फायर सेफ्टी? कहाँ से आएँगे ये इक्विपमेंट? कौन लेकर आएगा? उनको ऑपरेशनल कौन रखेगा? और उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर कौन करेगा? ट्रेनिंग कौन कंडक्ट करेगा, करवाएगा? किस चीज़ की ट्रेनिंग होगी? ट्रेनिंग के अंदर कौन-सा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, दिया जाएगा, किन बातों को समझाया जाएगा, लैंग्वेज के एतबार से, कैपेसिटी के एतबार से, कैपेबिलिटी के एतबार से, कॉम्पिटेंसी के एतबार से, हमने कौन-कौन सी चीज़ें किस-किस लेवल के लोगों ने करनी है, ये सारी चीज़ें हम एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस जगह पे आपको नज़र आ रहा है एक मुहज़्ज़ब दुनिया का नक्शा। इस वक़्त हम जंगल के अंदर नहीं रह रहे। कि किसी जगह के ऊपर आपको महल तामीर करना है, पुल तामीर करना है, सड़क बनानी है, कोई भी है, तो करीब वाली बस्ती से जाकर 200 आदमी पकड़ कर लेकर आ गए, उनसे मज़दूरी करवाई, काम करवाया और वो आ गए, उनको फिर बाद में बेच दिया। किसी की टाँग टूट गई, टूटती रहे। किसी की आँख फूट गई, फूटती रहे। किसी का दिमाग खराब हो गया, होता रहे। किसी को और जिस्मानी आर्ज़े हो गए, होते रहे। किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, हो गए। कोई किसी को पूछने वाला नहीं और कोई किसी को बताने वाला नहीं। आज हम ऐसी दुनिया में नहीं रह रहे। इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ तक तय है कि लाइट किस तरफ से आनी है, वेंटिलेशन किधर होनी है, मेस्कोस्केलेटन डिजीज ना किसी को हो जाए, बैठना कैसे है, उसकी वर्क प्लेस कैसी होनी चाहिए, उसके वहां पे ह्यूमिडिटी कैसी, ब्ला 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 ब्ला। यूएनओ ने हर चीज को इंगेज करते हुए अपने इदारे आईएलओ को बता दिया कि आपने इंसानों के लिए, हिफाजत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो आईएलओ जो है ना वो ट्राइपार्टाइट काम कर रहा है, वो 3 तरफ जा रहा है, वो पूरी एक ट्रायंगल बना रहा है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, इन तीनों एरियाज को वो इंगेज करके लेके चलता है। तो फिर वो एक फायर सेफ्टी या दीगर सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये इदारा, इसका जेनेवा के अंदर हेड
क्वार्टर है, ये तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है। इनका एक कन्वेंशन हुआ था 1981 में, कन्वेंशन 155 155 सी 155 कन्वेंशन 155 उसके अंदर रिकमेंडेशंस दी गई। वो पूरा कन्वेंशन आपको हम अलग से एक वीडियो भी उसके ऊपर बनाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़ भी लें, देख भी लें कि कौन फायर सेफ्टी कर रहा है, कौन जनरल सेफ्टी कर रहा है, क्यों कर रहा है। यहीं से निबोश आयोश और सारे इदारे पैदा हो रहे हैं और उनके कोर्सेज आ रहे हैं और फायर सेफ्टी को दे रहा है। यहीं से एचएससी का डिपार्टमेंट जनरेट हो रहा है और फायर ब्रिगेड बन रहे हैं और इंसानों की हर तरीके से सेफ्टी हो रही है। तो आईएलओ के कन्वेंशन C155 के अंदर, C155 के अंदर उसकी रिकमेंडेशन है R164, रिकमेंडेशन 164 164 164 के अंदर उसकी जो सब पैराग्राफ है A to R, उसके 18 पैराग्राफ्स हैं, सब पैराग्राफ्स हैं। उनके अंदर सब पैराग्राफ एम के अंदर एक्सप्लोजन और फायर की सेफ्टी को इंश्योर करने की जिम्मेदारी इंप्लॉयर के ऊपर डाली गई है और तमाम इस एरिया के ऊपर डाली गई, गवर्नमेंट के ऊपर डाली गई है कि वो इंश्योर करेंगे, इंप्लॉयर इंश्योर करेगा इस चीज को कि वो फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स दे रहा है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो इक्विपमेंट दे रहा है, वो सुपरविजन दे रहा है। फिर एम्प्लॉय को कहा गया कि नाउ यू विल जनरेट द फर्स्ट रिस्पॉन्स, और अब आप करें फायर 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 और रिएक्ट करें, और क्योंकि आपको सब कुछ दे, इक्विपमेंट दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, सारा कुछ आपके हाथ में है, अब आपका काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इक्विपमेंट खराब होता है इतला दें, बर वक्त इतला दें ताकि वो रिफिल होकर, रिपेयर होकर दोबारा वर्क प्लेस के ऊपर आ जाए। तो ये सारी जिम्मेदारी, ये सारे काम हमारे अब हैं। तो इस चीज को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी, हर मुल्क की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो एक इदारा बनाए जो कि फायर सेफ्टी को इंश्योर करे और दीगर सेफ्टीज को भी वो देख रहा होता है। फायर सेफ्टी तो अभी हम चूंकि फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो लिहाजा हम फायर सेफ्टी तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। इदारों के अंदर एचएससी डिपार्टमेंट आ गया, किसी भी ईएचएस कहें, एचएससी कहें, किसी भी अंदाज में हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का एक डिपार्टमेंट कायम हुआ और करना पड़ा। कुछ लोग उसको मिक्स कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये वेल इस्टेब्लिश और फंक्शन कर रहा है कि इंसान को कुछ ना हो जाए, इंसान को कोई चीज लग ना जाए, वो डैमेज ना हो जाए, वो किसी तरीके से वो गलत काम ना हो जाए, कहीं उसको करंट ना लग जाए, वो कहीं डूब ना जाए। तमाम किसी भी तरह की आप वर्क प्लेस को ले लें, वहां पर जो उसकी सेफ्टी है, इंसान की हिफाजत की, इंसान की सेफ्टी की, वो उनको इंश्योर करा रहा होता है वो इदारा। और बड़े इसके फॉर्म्स होते हैं, परमिट टू वर्क होता है और दीगर तमाम जितने भी असेसमेंट्स होती हैं वो ये सारी कर रहे होते हैं। फिर इसी के अंदर यहीं से फिर फायर ब्रिगेड्स बने और सारा काम होते होते एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी लग रही है यहाँ पर कि आपने भी कुछ करके देना है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा काम तो आपको थोड़ी वीडियो लेंथी लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बात पूरी सुन के जाइएगा और इस बात को फिर अपने डिपार्टमेंट के अंदर आपने लेकर चलना है, सबको समझाना है और सब तक मेरी ये वीडियो आप अपने डिपार्टमेंट्स में दिया करें, अपने एम्प्लॉयज को दिया करें। ये समझिए कि एक फायर सेफ्टी कोर्स ही की तरह की एक चीज है। किसी भी जगह आप जाएंगे यही कंटेंट्स बताए जाएंगे, इसके अलावा नहीं कुछ बताया जा रहा होता। तो मैं आपको ये सारी चीजें डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सदका जारिया बने, मेरे पेरेंट्स के लिए एक नीयत होती है। आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और आप अपने बुजुर्गों के लिए और अपने जो मुतल्लिकीन है उनके के लिए सदका जारिया के तौर पे इस चीज को फैलाएं और आगे बढ़ें। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीज अजर से खाली हो, अजर से तो ये खाली है ही नहीं, ये तो नीयत है, बस नीयतों के ऊपर ही हम काम करते जाएं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि हर आदमी जो है वो एक डेडिकेटेड काम के लिए इनरोल्ड होता है। डॉक्टर है तो पेशेंट्स को देखेगा, टीचर है तो पढ़ाने के लिए है, कोई इंजीनियर है तो वो अपनी फील्ड के मुतल्लिका काम के लिए, चाहे वो सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, किसी भी तरह का है। फाइनेंस वाले हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले हैं तो अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी है तो अपना काम कर रही है। तमाम तरह के इदारे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बैंक्स के अंदर देख लें क्या काम हो रहा होता है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में देख लें क्या काम हो रहा होता है, बेसिक काम जो होता है। लेकिन अब फायर होगी तो कौन करेगा? वो फिर एचएससी का डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और वो जो जिम्मेदारान लगाए गए हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फायर को एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हर बंदे की जिम्मेदारी है। एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर नो वन कैन से फायर फाइटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी। ये किताबों में बड़ा मोटे अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज इंश्योर हो रही है। फिर अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, इसको नहीं लेकर चलेंगे तो फिर हमें हर्जाने देना पड़ेंगे, हमें जुर्माने देना पड़ेंगे, हम कोर्ट्स कचहरी का मुंह देखेंगे और फिर हमें जेल भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी चीजों से वो कंट्रोल करने के लिए और एक अच्छा इंसानी मुआशरा डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम सबसे पहले इंसान का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम। तो इंसानियत का एहतराम ये है कि सबसे पहले उसकी जान की
हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उसके लिए इक्विपमेंट दिए जाएँ, उसको ट्रेनिंग दी जाए और कोई आदमी भी किसी भी चीज़ को ओवरलुक ना करे। गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, हम अपनी गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो काम कर रही है, सिविल डिफेंस के इदारे बने हुए हैं और उनको इख्तियारात दे दिए गए हैं। वो शहरों में जाकर उसके ऑडिट करते हैं, जहाँ कमी देखते हैं उनको तंबीह करते हैं पहले, एकदम से जुर्माने नहीं हो रहे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो उनको तंबीह करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसने वो चीज़ें अवेलेबल कर ली या नहीं कर ली। अगर वो बिल्कुल उनको अवॉइड करे तो तब जाके बिल्कुल लास्ट के ऊपर उनको फाइन किया जाता है। फिर अगर वो इससे भी चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं और एक इंसान बहुत सारे इंसानों की जान लेने का ज़रिया बन जाता है, तबाही का ज़रिया बन जाता है, तो फिर वो वहाँ पर जेल भी जा सकता है और उसके लिए बहुत खतरनाक नताइज भी उसको भुगतना पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि ये फायर सेफ्टी हमें इंटरनेशनली किन रूल रेगुलेशन के मुताबिक करना पड़ती है, हमारे इदारे कौन से होते हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, किस तरीके से हम एक सारी चीज़ों को एनकम्पेस करते हुए हम एक इंसान की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को मज़ीद फैलाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँगे और उसमें स्वाब-ए-दरैन के यकीनी मुस्तहिक बनेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने गिरदो-पेश का फायर सेफ्टी के लिहाज से ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इनके साथ-साथ